नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, 6 महीने चलेगा युद्ध। क्या यह युद्ध जल्द खत्म नहीं होने वाला है? क्या ईरान ने तय कर लिया है कि वो ट्रंप को छका देंगे और अमेरिका को थका देंगे? ईरान का 6 महीने युद्ध प्लान क्या है जो ट्रंप को हरा सकता है, आज आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि क्या ये तेल युद्ध जला देगा। ये तेल युद्ध है और इससे बड़ा युद्ध हो नहीं सकता है। और ये तेल युद्ध अब पूरी दुनिया को आग लगाने वाला है। तेल जलेगा तो कैसे दुनिया भर में नोट जलेंगे, पैसा जलेगा, आज इसकी बात करूंगी। इसी के साथ खमनई 2 पर ट्रंप का प्लान 2 क्या है, आपको यह बताऊं कि खमनई की मौत के बाद अब ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। लेकिन इस नए खमनई के साथ साथ अब ट्रंप ने नया प्लान भी बना लिया है। वो प्लान भी क्या है, आज आपको वो भी बताऊंगी। और इसी के साथ भारत में हल्ला बोल है। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया। भारत में तो हल्ला बोल है, लेकिन पाकिस्तान में बज रहे ढोल है। आखिर ये ढोल की कहानी क्या है? कैसे पाकिस्तान में आम लोग अपनी टीम को सबक सिखा रहे हैं और भारत की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं? आज आपको तस्वीर सीधे पाकिस्तान से दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जो युद्ध से आ रही है और जो डराने वाली है। ये तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। इजराइल ने कैसे व्हाइट फॉस्फोरस बम दागा है। क्या ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं युद्ध के मैदान में, क्या इजराइल ने वो हथियार इस्तेमाल कर लिया है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आसमान में, इसे पूरा दिखाइए जरा। आसमान में जो ये सफेद लकीरें देखते हैं आप, ये सफेद लकीरें, क्या वो व्हाइट फॉस्फोरस है? वो हमला जो आम आदमी को जला भी देगा और इस पूरे युद्ध को बदल भी देगा। ये तस्वीरें AI जेनरेटेड हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ये व्हाइट फॉस्फोरस वाला हमला होता कैसे है। लेकिन आपको ये बता भी देती हूं कि ये व्हाइट फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस है क्या, इसका इतना खौफ क्यों है। आपको बताती हूं कि इस पूरे मामले में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर सफेद फॉस्फोरस बम दागा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर यह हमला किया है और गांव वालों को गांव छोड़ने की चेतावनी देने के बाद यह हमला किया है। व्हाइट फॉस्फोरस वाला हमला, यह होता क्या है? सफेद फॉस्फोरस 8 मार्च तक करीब 400 लोग मारे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें 83 बच्चे और 42 महिलाएं शामिल हैं। सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी है। यह ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद जल उठता है। सफेद फॉस्फोरस जिस इमारत पर गिरे, किसी भी इमारत पर गिरे तो उसमें आग लग सकती है। और अगर इंसान इसकी चपेट में आए, इसे गौर से सुनिए, अगर इंसान इसकी चपेट में आएगा तो उसकी मांस और हड्डियां तक जलकर खाक हो जाएंगी। इतना खतरनाक है। और अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान पर यह व्हाइट फॉस्फोरस वाला हमला कर रहा है। मैं आपको जरा यह भी बताऊं कि वहां ईरान में एसिड रेन वाला हमला भी हो रहा है। एसिड रेन का हमला क्या है वो आपको बताऊं, उससे पहले जरा आपको यह बता देती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जरा जल्दी से पूछ लेती हूं कि क्या व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल ऐसे युद्ध में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से आरोप लग रहे हैं इजराइल पर कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि सही नहीं है। टेक्निकली व्हाइट फॉस्फोरस जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उसमें इसका नाम नहीं दर्ज है कि इसको प्रोहिबिट है, बैंड है जंग में इस्तेमाल। परंतु यह है कि जहां भी अगर जंग में इस्तेमाल हो, इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल होना होता है। यह एक कन्वेंशन है और इसका इस्तेमाल वैसे और उन इलाकों में होना चाहिए जहां सिविलियंस ना हो या सिविलियंस तक इसका इंपैक्ट ना पहुंचे। जंग में अगर इजराइल ने या कोई भी इस्तेमाल करता है, इसको इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने में, धुआं, क्योंकि आग जलती है, इंटेंसली जलती है, हवा में जलनी शुरू हो जाती है, तो इतना धुआं उठता है कि स्मोक स्क्रीन हो जाती है कि दूसरे को आर या पार नहीं दिखता। घातक हमले इस वक्त तेहरान पर हो रहे हैं।
ईरान की राजधानी तेहरान में सुबह रोशनी वाली नहीं बल्कि काली काली हुई। आसमान में काले धुएं की मोटी चादर। बताया जा रहा है कि ऐसी बूंदें बरस रही हैं जिससे लोगों के सिर में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी और इजराइल की बमबारी के बाद यहाँ एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देखिए। फारसी भाषा में ये रिपोर्टर बता रहा है कि कैसे तेल के डिपो में आग लगी है। आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में आग कितने भीषण तरीके से दहक रही है। आसपास इमारतें हैं, लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। शनिवार रविवार की रात इजराइल के एयर स्ट्राइक से तेहरान के पास तेल डिपो तबाह हो गए। विस्फोट हुए और आग ही आग फैल गई। आग की लपटें कई मीटर ऊंची हैं और इन पर काबू पाने में खासी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों और वीडियो फुटेज से पता चल रहा है कि आग के गोले शहर की सड़कों तक फैल गए। इस आग और धुएं ने तेहरान का आसमान काला कर दिया। बारिश की तरह बूंदें गिरने लगी, लेकिन ये सब काली हैं और ऐसा लग रहा है कि ये बूंदें तेल की हैं। इस घटना से तेहरान के लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये बारिश जहरीली हो सकती है। कहा जा रहा है कि धुएं के बादल से तेल की बूंदें हाइड्रोकार्बन की शक्ल में बरस रही हैं। इसे हाइड्रोकार्बन की एसिड रेन बताया। यहाँ हवा में सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी खतरा बढ़ गया है। बेहद छोटे PM 2.5 कण हवा में तैर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। चेहरे और शरीर पर जलन हो सकती है। आंखों को नुकसान हो सकता है। फेफड़ों को नुकसान होने का खतरा है। पीने का पानी भी प्रदूषित हो सकता है। Today it was rainy and those rains caused the fall of hydrocarbons and the cars were damaged because of the smoke and the particles of hydrocarbons. ईरान ने इसे उसके खिलाफ केमिकल युद्ध बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने एक्स पर लिखा है, ईरान के ऊर्जा ढांचे पर जानबूझकर किए गए हमलों के साथ अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ छेड़ा गया आपराधिक युद्ध एक खतरनाक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। ईंधन भंडारण सुविधाओं पर किए गए ये हमले ईरानी नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर किए गए रासायनिक युद्ध से कम नहीं है। तेल डिपो को निशाना बनाकर हमलावर खतरनाक और विषैले पदार्थों को हवा में फैला रहे हैं। इससे आम नागरिक जहर का शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण तबाह हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। इसके परिणाम ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ये हमले युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार है। तेहरान शहर की आबादी करीब 1 करोड़ है। यहाँ लोगों को मास्क पहनने की चेतावनी जारी की गई है। घर में रहने की सलाह दी गई है। डर ये है कि ये हवा दूसरे इलाकों में भी फैल सकती है। जानकारों का मानना है कि खतरा। अब आपको ये बताती हूं कि कैसे ईरान में अब एक नया नेता आ गया है। खमनई 2 की हम बात कर रहे हैं। मोस्ताबा को नया सुप्रीम लीडर ईरान ने घोषित कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाती हूं। जो नए नेता अब ईरान में सत्ता पर काबिज हो गए हैं, मोस्ताबा खोमनई, अब क्या इनके आने के बाद इस युद्ध में परिवर्तन होने वाला है? ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि इनके लिए ट्रंप पहले ही कह चुके हैं हमें मंजूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर मोस्ताबा को कमान सौंप दी गई है। ऐसे में इसके बाद तस्वीर क्या बदलेगी और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बी क्या है, ये आपको बताती हूं। सबसे पहले आपको बताऊं कि मोस्ताबा सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं और इसी के साथ कई बैठकों के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने यह फैसला लिया कि इन्हें नया ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। ये मौलवियों का ग्रुप है जो सुप्रीम लीडर को चुनता है। अब ईरानी स्टेट टीवी ने नाम की औपचारिक घोषणा की। ये ऐलान सबको टीवी पे दिखाया गया। इजराइल की धमकियों के बीच पद संभाल रहे हैं मोस्ताबा, यानी इजराइल बार बार कह रहा है हमें यह मंजूर नहीं है, लेकिन पद संभाल लिया है। मजबूत वोटों के आधार पर मोस्ताबा को चुना है, यह भी उस असेंबली ने कहा जो कि सुप्रीम लीडर चुनती है। असेंबली ने देश से मोस्ताबा के साथ जुड़ने की अपील की है। अब इस अपील के साथ साथ IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने भी मोस्ताबा खमनई के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। मोस्ताबा के आदेशों का पालन करेंगे, लागू कराएंगे, यह कहा जा रहा है IRGC द्वारा, यानी कि अब ये सुप्रीम लीडर होंगे और इन्हीं की कमान हम भी सुनेंगे। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि अब नए सुप्रीम लीडर ईरान को मिल गए हैं। शक्ति और सम्मान के एक नए युग की शुरुआत हो रही है, ये कह रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन, यानी नया युग
खमनई 2 के साथ। अब आपको दिखाती हूं कि इनके आने के बाद कैसे वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान की तस्वीरें हैं। नया सुप्रीम लीडर मिला और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। अल्लाह अकबर। अब ये ईरान में खमनई, मोस्तबा खमनई के सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद की तस्वीरें हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग सड़कों पर उतरे, वो नारे क्या लगा रहे हैं? वो नारे लगा रहे हैं खमनई जिंदा है, युवा खमनई फिर से हमारे बीच आ गए हैं। ये नारेबाजी वहां पर हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए, खमनई की तस्वीरों के साथ ये सड़क पर उतरे और इन्होंने कहा कि खमनई फिर आ गए हैं, खमनई फिर जिंदा हो गए हैं। और खमनई को फिर जिंदा करने के बाद अब आप सोचिए कि इजराइल और अमेरिका में प्रतिक्रिया क्या होगी। आपको जरा बता देती हूं कि मोस्तबा खमनई को किस तरह से ईरान में देखा जाता है। मोस्तबा ही अली खमनई की आंख, नाक और कान माने जाते थे। मोस्तबा का बचपन क्रांति के दौर में बीता। 17 साल की उम्र में ईरान इराक जंग में वो वॉलंटियर के रूप में गए। राजनीतिक भूमिका हमेशा से काफी प्रभावशाली रही। मोस्तबा ने कोई औपचारिक सरकारी पद कभी संभाला नहीं है। वो ना ही कोई चुनाव लड़े हैं, ना कोई बड़ा सरकारी पद कभी लिया है। लेकिन ईरान में वो पर्दे के पीछे से बहुत ताकतवर हमेशा से माने गए। अली खमनई के ऑफिस में मुख्य सलाहकार वही रहे। अब पिता के ऑफिस में वो एक गेटकीपर की तरह काम करते थे। और मैं गेटकीपर इसलिए कहती हूं क्योंकि पिता तक पहुंचने वाले लोगों और फैसलों को इन्होंने ही कंट्रोल किया। सुरक्षा, खुफिया और धार्मिक संस्थानों पर इनका गहरा प्रभाव शुरू से रहा है और इसीलिए नाम पर मोहर लगना भी आसान रहा। IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो सुप्रीम लीडर को सुरक्षा देते हैं, और वहां की फोर्स, बसिस फोर्स से मोस्तबा के गहरे संबंध भी रहे। मोस्तबा पिता की तरफ से अनौपचारिक रूप से काम करते थे, कभी औपचारिक रूप से कोई उन्होंने जिम्मेदारी नहीं संभाली। प्रभावी होने के बाद भी मोस्तबा पब्लिक में काम देखते थे। प्रोटेस्ट कंट्रोल और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर मोस्तबा की पकड़ हमेशा से रही है। अमेरिका ने 2019 में मोस्तबा पर प्रतिबंध भी लगाए थे। मोस्तबा को पिता की तरह ही एक हार्ड लाइनर माना जाता है। हार्ड लाइनर यानी कट्टरपंथी उन्हें माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें मंजूर नहीं है, लेकिन ईरान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें मंजूर नहीं कर रहे हैं। वो डेथ टू मोस्तबा के नारे लगा रहे हैं। ये आवाजें भी आज सुनाई दे रही, जहां एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ ये नारेबाजी जिसमें कहा गया डेथ टू मोस्तबा, यानी मोस्तबा को मर जाना चाहिए। भी समझिए कि एक तरफ मोस्तबा ने कमान संभाल ली है, तो कमान संभालते ही क्या ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं? क्या ईरान को अब नेतृत्व मिल गया है? ईरान को वो बताने वाला मिल गया है जो आगे वाले समय में क्या कदम उठाएगा, अमेरिका से कैसे लड़ेगा। ये तस्वीर आई, ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए हैं और ईरान अब सीधे अमेरिकन बेसिस पर हमला तो पहले ही कर रहा था, लेकिन अब वो मंशा बता चुका है कि ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। जल्दी से देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बी क्या है, क्योंकि यहां खमनई फिर आ गए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? को कमान के बाद फिर एटम बम बनाएगा ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी को ईरान ने दी सबसे बड़ी चुनौती। क्या मोस्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद बड़ा फैसला लेगा अमेरिका?
ऐलान हो गया। अब ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ बन गए हैं मुस्तफा खमनेई। विदेश रक्षा और न्यूक्लियर नीति से जुड़े मामलों पर अंतिम फैसला अब यही करेंगे। और अमेरिका यही नहीं चाहता था। इस युद्ध में अमेरिका ने जिस अली खमनेई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना, टारगेट करके खत्म कर दिया। अब उन्हीं के बड़े बेटे मुस्तफा ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए, जो अपने पिता की तरह ही हार्ड लाइनर माने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। अल्लाह के नाम पर, जो अत्यंत दयालु और कृपालु है। ईरानी राष्ट्र पर शांति हो, जो कठिनाइयों के सामने भी अडिग रहा है। आज जब हम नेतृत्व की इस जिम्मेदारी को ग्रहण कर रहे हैं, हम अपने शहीदों के पवित्र पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। हम सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ज़ीरा पीरूज़ी यार शुमास्त व इरादे मा हरगिज़ शिकस्ते। ट्रंप और इजराइल पहले ही साफ कर चुके थे कि जूनियर खमनेई मुस्तफा उन्हें स्वीकार नहीं है। दोनों को लगता था अगर मुस्तफा सुप्रीम लीडर बने तो तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि ईरान ने ट्रंप और इजराइल की धमकियों के बाद भी मुस्तफा के नाम का ऐलान कर बता दिया कि न तो अमेरिका इजराइल से डरेंगे और न ही बात सुनेंगे। ईरान के इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, लेकिन ट्रंप अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, देखते हैं क्या होता है। वो इस पर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर सही समय पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि हर चीज को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। उधर अमेरिकी सेनेटर्स ने भी मुस्तफा की नियुक्ति को लेकर जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुना जाना ईरान में वो बदलाव नहीं जिसकी उम्मीद अमेरिका कर रहा था। ऐसे में क्या ये अमेरिका के लिए बड़ी हार है? इजराइल भी कह चुका था कि जो भी वहां सुप्रीम लीडर बनेगा वो इजराइल के टारगेट पर होगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर मुस्तफा पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या खमनेई के बाद अब खमनेई 2 अगला टारगेट होंगे? और इस बीच में आपको बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि मुस्तफा खमनेई ने कमान संभाल ली है तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर से ट्रंप नाराज है। अमेरिकी मीडिया से ट्रंप ने कहा, मैं खुश नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था सुप्रीम लीडर चुनने से पहले ईरान को हमसे मंजूरी लेनी होगी, लेकिन यहां मंजूरी नहीं ली गई। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। अगर उसे हमसे मंजूरी नहीं मिली तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब जरा मुझे एक बार मुस्तफा खमनेई की तस्वीरें भी चलाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहने का मतलब क्या है। वो ये कह रहे हैं कि हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर हमसे मंजूरी नहीं मिली तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा मुस्तफा। अब इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या तय करेंगे कि अमेरिका में सुप्रीम लीडर क्या होगा। अमेरिका का उद्देश्य यही था कि वहां की लीडरशिप खत्म की जाए, लेकिन खमनेई का ही बेटा फिर से सुप्रीम लीडर बन जाए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो ईरान में उतरकर एक ग्राउंड ऑपरेशन करे। वो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर चर्चाएं तो आपने सुनी है, लेकिन आज आपको ये बताती हूं कि ट्रंप का जो मिशन बूट्स ऑन ग्राउंड में क्या क्या आ रहा है, वो करना क्या चाह रहे हैं। पहली चीज जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, परमाणु ठिकानों को तबाह करना उनका सबसे बड़ा मकसद है। इसको लेकर वो पहले भी ईरान पर स्ट्राइक कर चुके हैं, आप जानते हैं। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा उद्देश्य है वो है ईरान की सत्ता को उखाड़ने के लिए जमीनी जंग। अब जमीनी जंग का मतलब यानी अपनी सेना को जमीन पर उतारे। ईरान कह चुका है ऐसा करिएगा मत, क्योंकि यह आपके लिए बहुत घातक होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड यानी जमीन पर उतरने को लेकर विचार कर रहे हैं। तीसरा विकल्प, ईरान के तेल पर कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप, ये भी वो करना चाहते हैं। ये कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए भी अमेरिकी सेना काम कर रही है। और चौथा उद्देश्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा चाहता है अमेरिका। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर कब्जा हो गया तो तेल का जो व्यापार है उस पर कब्जा हो गया। कोई भी जहाज जाएगा आएगा वो अमेरिका तय करेगा, ना कि ईरान। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा की भी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 उद्देश्य क्या हैं। अब आपको ये भी बताऊं कि एक बड़ा प्लान जो अमेरिका ने तैयार कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है।
खर्ग आइलैंड प्लान क्या है? अमेरिका ईरान के लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट्स का ये चेक पॉइंट है खर्ग आइलैंड, यानी यहीं से तेल निकलता है। तेल की क्वालिटी दुनिया में सबसे अच्छी यही मानी जाती है। अब खबर यह है कि अमेरिकी अधिकारी एक प्लान पर काम कर रहे हैं। प्लान क्या है? प्रपोजल पर ट्रंप मुहर लगा सकते हैं तो ग्राउंड एक्शन होगा। ग्राउंड एक्शन किस लिए होगा? युद्ध के अगले फेज में यूएस मिलिट्री इसी खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकती है। अब क्यों बार बार बूट्स ऑन ग्राउंड की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं? क्योंकि अगर इस खर्ग आइलैंड पे उन्हें कब्जा करना है तो उन्हें सेना ईरान भेजनी होगी। अगर अमेरिका मिलिट्री कब्जा इस पर चाहता है, कहा जा रहा है कि खर्ग तो बस शुरुआती कदम, एक बार इस पर कब्जा हो गया तो अमेरिका इसके आगे बढ़ेगा, वो यही नहीं रुकने वाला। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और होर्मुज पर भी उसकी नजर है, ये मैंने आपको बताया भी। 4 उद्देश्य बड़े क्लियर हैं और इन चारों को हासिल करना चाहता है अमेरिका, और इसीलिए बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि सेना को ईरान के अंदर भेजना जरूरी है और इस पर काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जरा देखिए जल्दी से ये रिपोर्ट। ईरान में आसमान से बारूद बरस रहा है, समंदर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, तबाही का सायरन बज रहा है। लेकिन अब अमेरिका एक कदम आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है इन हमलों से वो कामयाबी नहीं मिल रही जो उम्मीद थी। सवाल है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सबसे खौफनाक कदम उठाने जा रही है। सवाल है क्या अमेरिका इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा एक्शन करने का प्लान बना रहे हैं? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ट्रंप अब अपना कब्जा चाहते हैं? क्या ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के दी एंड के लिए अमेरिका ऑपरेशन एंड लॉन्च करने वाला है? संकेत मिल रहे हैं कि अब बात सिर्फ दूर से वार करने की नहीं रही। अब अमेरिका ईरान की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके संकेत ट्रंप ने पहले ही दे दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 10,000 किलोग्राम एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम है। इसमें 450 किलो 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस यूरेनियम को कुछ ही हफ्तों में 90% वेपन ग्रेड स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर होता है। अनुमान के लिए अगर पूरा स्टॉक 90% तक समृद्ध हो जाए तो इससे 11 परमाणु बम बनाने लायक मटेरियल तैयार हो जाएगा। और यही वजह है कि ट्रंप अब बड़ा एक्शन करने के मूड में है। ईरान की जमीन पर ग्राउंड फोर्सेस उतारने को सोच रहे हैं। बताया जाता है कि ईरान का यूरेनियम कई परमाणु ठिकानों में रखा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने इस्फहान परमाणु केंद्र की भूमिगत सुरंगों में मौजूद बताया जाता है। इसके अलावा फोर्डो नेतांज में भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है। फोर्डो पहाड़ों की गहराई में मौजूद है और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। इन सभी ठिकानों को बहुत सुरक्षित बनाया गया है, जिसमें इन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। लेकिन अब ईरान की यही न्यूक्लियर योजना अमेरिका इजराइल के टारगेट पर है और ये कैसे होगा इसे भी समझना जरूरी है। अमेरिका की रणनीति में एक विकल्प यह है कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को सीधे ईरान भेजा जाए। ये कमांडो यूनिट अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचकर यूरेनियम पर फिजिकल कंट्रोल हासिल करे। इस सैन्य ऑपरेशन में सैन्य कमांडोज के साथ परमाणु वैज्ञानिकों की टीम भी शामिल हो सकती है, जिनका काम होगा यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ही व्हाइट हाउस में कई विकल्पों पर विचार किया गया, जिससे ये ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल था। अब सवाल ये कि ये मिशन कब शुरू हो सकता है, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती है यूरेनियम की सटीक जगह तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि अब कई ठिकाने सुरंगों और मलबों के नीचे दब चुके हैं। लेकिन अब ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन कर ईरान के न्यूक्लियर इरादों और उनकी न्यूक्लियर ठिकानों पर अपना कब्जा चाहते हैं, सीधे ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार है। वो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि क्या अपनी सेना को वो ईरान में भेज पाए और उसके लिए एक कारण बता पाए। मैं बता दूं कि युद्ध के बीच लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला किया। लेबनान के बेरूत शहर पर इजरायली हमले हुए। हमले के बाद रिहायशी इलाके में धुआं उठा है। अब रिहायशी इलाकों में मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो फास्फोरस बम गिराने की बात हो रही है वो लेबनान में ही की गई।
अगर इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है लेबनान में, और अब देखिए फिर से लेबनान में हमला हुआ है, लेबनान पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि एक तरफ लेबनान में हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेल में आग लग गई। ईरान के तेल डिपो पर अटैक की ये तस्वीरें देखिए, ये भीषण आग ईरान के तेल डिपोज पर अटैक के बाद लगी है। आप सोचिए, कोई भी बारूद आग पकड़ ले तो क्या होता है, ये सबसे बड़ा बारूद है। तेल में आग लग जाए तो क्या होगा, पूरी तरह सिर्फ धुआं और धुएं का गुबार है, और ये आग जल्दी बुझने वाली नहीं है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ईरान के तेल डिपोज जल रहे हैं। ये देखिए, दूर से तस्वीर ली गई, ईरान के तेल डिपोज जल रहे हैं। जहां तक नजर आ रहा है सिर्फ आग ही आग है, क्योंकि इस आग को बुझाना भी बड़ा मुश्किल है। तेल में आग लग जाए तो इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ईरान पूरी तरह आग की चपेट में नजर आता है। मुश्किल क्या हो रही है ईरान में, वो भी आपको बताती हूँ। ईरान में तेल की नलियां यानी पाइप्स जो सड़क के किनारे हैं, उनमें आग लग गई। इसको दिखाइए, जब किनारे चल रही जो पाइप्स हैं उनमें आग लग गई तो पूरी सड़क किनारे आग लग गई है। ये देखिए, तो ये ईरान में इस वक्त की तस्वीर है। अगर तेल आग पकड़ेगा तो कैसे पूरा शहर भस्म होने के खतरे में है, उसको समझिए, क्योंकि तेल पाइपलाइंस पूरे शहर में दौड़ रही हैं और उनमें आग लग गई। उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई है। तेल में अगर आग लगेगी तो तेल के दाम हर देश में प्रभावित होंगे। ये तस्वीर मैं आपको एक एक करके अलग अलग देशों की बता रही हूं कि तेल में कितने दाम बढ़ रहे हैं और भारत में क्या स्थिति है। सबसे पहले पाकिस्तान की तस्वीर देखिए, बढ़ोतरी कितनी हुई है, 55 रुपए प्रति लीटर, ये एक हफ्ते में हुई है। और पेट्रोल जो 321 रुपए प्रति लीटर था, डीजल 321 रुपए प्रति लीटर, 55 रुपए बढ़ गया है। अगली दिखाती हूं आपको। अब आप देखिए, श्रीलंका में बढ़ोतरी हुई है 30 से 35 रुपए प्रति लीटर, यानी हर देश में तेल का दाम बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत क्या है, 375 रुपए, डीजल की कीमत है 330 से 340 रुपए। अब इसी के साथ अगला देश आपको दिखाती हूँ, बांग्लादेश में देखिए, वहां पर तुलना में जो दाम बढ़े हैं वो थोड़े कम है, 5 से 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। पेट्रोल 90 से 95 और डीजल 78 से 82 रुपए है। अब आप सिंगापुर की हालत देखिए, वहां भी 12 से 15 रुपए प्रति लीटर पैसे में इजाफा हुआ है, पेट्रोल 170 रुपए लीटर। अब आगे चलते हैं, इजराइल में बढ़ोतरी 12 रुपए प्रति लीटर हुई है, ये मैं आपको रुपए में बता रही हूं। और नेदरलैंड्स में बढ़ोतरी तकरीबन 13 रुपए हुई है। ये हर देश की तस्वीर है इस वक्त, सिर्फ भारत और स्विट्जरलैंड में बढ़ोतरी 12 रुपए प्रति लीटर हुई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आ रही है, अलग अलग देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, और इसीलिए इस देश में भी एक सियासत हो रही है कि भारत में क्या हाल होने वाला है। क्या भारत में तेल को लेकर एक लड़ाई होगी, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं, अभी आपने तेल डिपो में आग देखी, अब ये देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां कैसे आग लगी है। इसी रास्ते से गुजरकर तेल से भरे जो टैंकर्स हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। अब अगर यहां आग लगेगी, जैसे कि हमले हो रहे हैं, तो देखिए कि तेल में आग लगना स्वाभाविक है। जब मैं तेल में आग लगना कहती हूं तो वो इन तेल के टैंकर्स नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाला तेल और उसमें होने वाले पैसे में इजाफा की बात कर रही हूं। जब पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने बिल्कुल तय कर दिया है कि वो अमेरिका को झुकाएगा, अमेरिका को थकाएगा। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए हैं उससे ईरान ने अमेरिका की आंख ही फोड़ दी। आंख फोड़ना यानी वो रडार जिनसे अमेरिका अलग अलग अपने डिफेंस सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो रडार्स ईरान के हमले पर है। खबर है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन, इन 6 देशों में अमेरिका ने जो रडार और मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम तैनात कर रखे हैं, उनके ऊपर ईरान ने हमले कर दिए। हमले का मतलब समझिए, रडार मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंखों की तरह होते हैं। इनके बिना अरबों डॉलर की मिसाइलें अंधी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमला किस तरफ से और कितनी गति से होगा।
खास बात यह है कि ईरान ने महंगे रडार को नष्ट करने के लिए कम कीमत वाले आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। आप सुन रहे हैं बहुत समय से कामिकाजी ड्रोन्स, आप सुन रहे हैं शाहिद ड्रोन्स। कहा जा रहा है कि हमले में ईरान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को खत्म किया है, यानी वो सिस्टम्स जो अमेरिका को बताएं कि आपके बेस पर हमला हो सकता है, उसी को नष्ट कर दो तो वो कैसे बचाएंगे अपने एसेट्स। अमेरिका और उसके साथियों को हमले से बचने के लिए वक्त भी नहीं मिल रहा है। कम्युनिकेशन हब्स पर हमला कर रहा है ईरान। बहरीन, कुवैत में रडार्स के साथ साथ जो सैटेलाइट टावर्स हैं उन्हें भी तोड़ा गया है। ये हमले बेहद सटीक हैं। रडार को अक्सर कंक्रीट के मजबूत शेल्टर्स में रखा जाता है। ईरानी हमलों ने सीधे उन शेल्टर्स को ही निशाना बना दिया कि भाई इन्हें ही ध्वस्त कर दीजिए, उसके बाद अमेरिका पलटवार की स्थिति में ही नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि ईरान की मिसाइल्स गाइडेंस तकनीक बहुत सटीक है। तो जो हमले ईरान कर रहा है उससे बिल्कुल नजर आ रहा है कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी थकाने वाली बना ली है। अमेरिका को थकाओ, उन्हें छकाओ, अपने ड्रोन से इस तरह हमले करो कि उनके करोड़ों रुपए के जो एसेट्स हैं वो ध्वस्त हो जाएं, और इसीलिए ये जंग लंबी चलती जाएगी, क्योंकि आप ईरान को कैसे रोकेंगे, उनके इन ड्रोन्स को कैसे रोकेंगे। युद्ध कौन जीत रहा है? ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं अमेरिकी बढ़त बनाए हुए, लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की माने तो ईरान ने अमेरिकी सुरक्षा कवच में जबरदस्त सेंध लगा दी। माना जा रहा है कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने में कामयाब हो सकता है, और इसकी खास वजह है ईरान का शाहिद ड्रोन, जिसकी तुलना आसमान में उड़ते डरावने सपने से की जाती है। जानकार मानते हैं कि इस शाहिद ड्रोन ने युद्ध का रंग बदल दिया है, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता। ये ड्रोन आकार में छोटे होते हैं, बहुत धीमी गति से जमीन के करीब उड़ते हैं। इसी वजह से कई पारंपरिक रडार इन्हें पक्षी या शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। युद्ध की जो तस्वीरें आ रही उन्हें इस जानकारी से जोड़कर देखिए कि शाहिद ड्रोन जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम की मदद से सीधे रडार टावर्स, बिजली घरों और तेल डिपो जैसे अहम ठिकानों पर जाकर टकराते हैं। खास बात यह है कि शाहिद ड्रोन को आसानी से असेंबल किया जा सकता है और ट्रक के पीछे से भी लॉन्च किया जाता है। इसी तरह घातक हमलों में क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ही मिसाइल हवा में फटकर सैकड़ों छोटे बम गिराती है, और ये किसी एक पॉइंट को नहीं बल्कि पूरे रडार बेस या एयरफील्ड को एक साथ तबाह कर देती है। ध्यान देने की बात है कि क्लस्टर बमों के कई छोटे हिस्से तुरंत नहीं फटते और बाद में लैंडमाइन की तरह काम करते हैं। इससे हमले के बाद रडार की मरम्मत करना या मलबे को हटाना बेहद खतरनाक और धीमा हो जाता है। शाहिद ड्रोन और क्लस्टर बम्स के जरिए ईरान अपने दुश्मन को थकने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका जहां एक मिसाइल को गिराने के लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर खर्च कर रहा है, वहीं ईरान सिर्फ 20 से 50,000 डॉलर की कीमत वाले शाहिद ड्रोन भेजता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका को थकाकर हराएगा? क्या ईरान एक लंबी जंग के लिए भी तैयार है? क्या ये युद्ध 6 महीने और चल सकता है? और मैं आपको बता दूं कि ईरान में जहां नए सुप्रीम लीडर मिल गए हैं, मुस्तफा खमनई नए सुप्रीम लीडर बना दिए गए, चुन लिए गए। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बधाई भेजी है। इस्लामिक क्रांति का नया लीडर चुने जाने पर बधाई। पुतिन ने भरोसा जताया कि नए लीडर अपने पहले वाले लीडर के रास्ते पर ही चलेंगे, यानी रूस पूरी तरह से साथ दिखा रहा है ईरान के। पुतिन ने ईरान को लगातार सहयोग करते रहने का भरोसा भी जताया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि मुस्तफा खमनई राष्ट्र के नाम एक संदेश देने वाले। इसके लिए देश भर में जगह जगह भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मुस्तफा खमनई संदेश देंगे, उसके लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। पुतिन अपना बधाई संदेश दे रहे हैं। पुतिन के बधाई संदेश अमेरिका को पसंद नहीं आ रहे। अमेरिका का मानना है कि जो भी ईरान कर रहा है उसके पीछे रूस ही है। यह क्यों सोचता है ये भी आपको बताऊं। युद्ध के बीच रूस की तरफ से ईरान की मदद की जा रही है क्या? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान से ऐसा लग रहा है कि रूस और ईरान की रणनीतिक साझेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। अराक्ची ने संकेत दिए हैं कि रूस अपने एडवांस सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए ईरान की मदद कर रहा है, और यही अमेरिका भी कह रहा है।
यानी रूस ईरान को अमेरिकी और इजरायली ठिकानों की सटीक लोकेशन दे सकता है। वो ये कह रहे हैं दे सकता है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन दी जा रही। आसान शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि रूस के जासूसी विमान और सैटेलाइट्स ये बता सकते हैं कि किस समय कौन सा रडार ऑन हो गया है, ताकि ईरान के शाही ड्रोन वहीं जाकर उस पर हमला कर सके। अब रूस ईरान को ऐसे सिस्टम भी दे रहा है जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस के जीपीएस सिग्नल को जैम कर देंगे। यानी इससे अमेरिकी रडार के लिए ईरानी मिसाइलों को ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रूस ने ईरान को S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स भी दिए हैं, उनके रडार की तकनीक भी दी है। यह तकनीक ईरान को अपने ठिकानों को सुरक्षा करने और अमेरिकी लड़ाकू विमानों को दूर से ही पहचानने में मदद करते हैं। इसी बीच जो मुझे बताया जा रहा है, बड़ी खबर आ रही, नाटो ने फिर से तुर्की की ओर जा रही एक मिसाइल को रोका है। साफ है कि नाटो किसी भी खतरे से सभी सहयोगी देशों की रक्षा के लिए अपनी तैयारी को लेकर लगातार सतर्क है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने तुर्की में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ज्यादा सावधानी बरतने और तुर्की छोड़ने के लिए कह दिया है।